वेलकम फ्रेंड्स, आज एक बार फिर स्वागत है आप लोग सभी का औसर क्लासेस में। आज मैं हाइड्रोलिक्स की तीसरी क्लास लेकर के आया हूँ। दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों को सेकंड क्लास में जो बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बता रहा था, जिसमें से आप लोगों को 6 प्रॉपर्टीज बता दी गई थी और किसी कारण पूरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, तो बाकी की प्रॉपर्टीज छूट गई हैं। तो आज मैं उसी के आगे की क्लास लेने वाला हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाइड्रोलिक्स की जो सेकेंड क्लास है, व्यूज मार्क्स 33 आए पिछले 3 दिनों में। अभी तक की सभी क्लासों में सबसे कम व्यूज हैं। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करने के बाद क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं तो मैं जो क्लास अटेंड कम होगी मैं उसको रेस्ट दे दूंगा उस सब्जेक्ट को, और दूसरा सब्जेक्ट जिसकी मांग मेरे सामने की जाएगी, जैसे फर्स्ट ईयर के बच्चों ने बीएम पढ़ाने की मांग की गई, मैं उसको उठा के चलाना शुरू कर दूंगा। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा व्यूज बढ़ाएं और चैनल पे सब्सक्राइब लाएं। तो अब बात करते हैं हमारी छठवीं जो उस दिन प्रॉपर्टी थी, 6 नंबर प्रॉपर्टीज थी, वो थी निरपेक्ष गतिक श्यानता। जिसको बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और ये हमने पढ़ाई थी लास्ट, इसको डिनोट करते थे न्यू से एंड यू, न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू बनता ऐसे है, ठीक है, न्यू से डिनोट करते हैं। तो इसमें हमने बताया था कि पदार्थ की गतिज श्यानता म्यू, ठीक है, को अगर पदार्थ के घनत्व डेंसिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो जो हमें प्राप्त होती है वो हमारी होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। यहां तक उस दिन मैंने बता दिया था आप लोगों को। अब नेक्स्ट है हमारा 7th प्रॉपर्टी, कोहेशन एंड एडहेशन। कोहेशन, ठीक है, एंड एडहेशन। 8th प्रॉपर्टी जो है वो है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ठीक है, 9th प्रॉपर्टी जो है वो हमारी कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी। ठीक है, और इसके बाद हमें पढ़ाना था 10th नंबर पे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो पहले इन 4 टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास रहेगी या इसी में अगर टाइम मिलेगा तो बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोहेशन एंड एडहेशन की, जिसको बात करते हैं ससंजन और असंजन। ठीक है, ये होता क्या समझने के लिए, इसमें जो लिखा गया है वो है दो समान द्रवों के कणों के बीच, दो समान द्रवों के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजन या कोहेशन बल कहते हैं। अब दो समान द्रव, जैसे हम ले लें वाटर, ठीक है, और वाटर, एक पार्टिकल, ये वाटर का पार्टिकल है, ये भी वाटर का पार्टिकल है। ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, जब दो समान लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करें तो इस प्रकार के जो क्वालिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेशन, कोहेशन या ससंजन। ठीक है, अब बात करते हैं एडहेशन की। तो अगर इसी जगह हम वाटर के पार्टिकल के साथ मरकरी, एक मरकरी का पार्टिकल ले लें, ठीक है, और इन दोनों के बीच अगर जो आकर्षण बल लगता है, ठीक है, सेम में तो लग ही रहा है, अदर से भी आकर्षण बल अगर लग रहा है, दो पार्टिकल, दो अदर प्रकार के लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे में आकर्षण बल अगर करते हैं तो इस बल को एडहेशन फोर्स या असंजन
असंजन, एडेशन या असंजन के नाम से जानते हैं। तो एक बार ससंजन की फिर एक क्वेश्चन की हम एक बार और बता देते हैं। जब दो समान लिक्विड के पार्टिकल के बीच आकर्षण बल लगता है उस प्रकार के फोर्स को ससंजन या एडेशन, ससंजन या कोहेशन फोर्स के नाम से जानते हैं। एडेशन या असंजन बल, जब दो अलग अलग लिक्विड के पार्टिकल के बीच आकर्षण बल लगता है तो इस प्रकार के आकर्षण बल को एडहेशन या असंजन बल कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये हो गया इसका। सरफेस टेंशन होता क्या है? सरफेस टेंशन के लिए बताया गया है जब दो नॉन मिक्सर, ना मिलने वाले, आपस में ना घुलने वाले द्रवों को, जैसे आप ले लो एक चीनी का घोल और दूसरा ले लो पानी का घोल, दोनों को मिला दो मिल जाएंगे। ठीक है, उसने बोला ना घुलने वाले, तो एक आप ले लो सरसों का तेल और एक ले लो पानी। ठीक है, पानी का थोड़ा भाग ले लो। अब दोनों को अगर हम मिक्स करें तो दोनों मिक्स नहीं होते हैं। तेल जो होता है, ऑयल जो होता है आपका, वो ऊपर तैरने लगता है। तो होता क्या है, इसमें होता क्या है, जब दो तल जो आपस में नहीं मिलते हैं लिक्विड, उनकी जो सतह आपस में मिलती है। जैसे बात करें तो एक ये हमारे पास पॉट है, ठीक है, एक ये बर्तन है हमारे पास, इसमें हमने नीचे से ऑयल भर रखा है। ठीक है, नीचे हमने भर रखा है ऑयल। ठीक है, और इसी के ऊपर हमने कर दिया वाटर का लिक्विड। ठीक है, ये हमने कर दिया वाटर का लिक्विड। तो हम देख रहे हैं यहां पे दोनों लिक्विड की सरफेस इस जगह पे मिल रही है। ठीक है, अब होता क्या है, ये दोनों मिक्सर तो होती नहीं आपस में, तो ये एक दूसरे को दूर भगाती हैं, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। तो इन दोनों परतों पे एक तनाव बल पैदा हो जाता है। इन दोनों परतों पे एक तनाव बल पैदा हो जाता है। इसी टेंशन फोर्स को हम सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं। यही जो दोनों तलों के बीच तनाव आ जाता है, ठीक है, इसी तनाव को सरफेस टेंशन या तल तनाव के नाम से जानते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, जब दो ना मिलने वाले द्रवों को मिलाया जाता है तो उनकी जो एक दूसरे की संपर्क सतहें होती हैं, वो एक दूसरे से दूर हटने के कारण उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसी तनाव को हम पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कैपिलैरिटी की। कैपिलैरिटी हिंदी में बात करें बोलते केशिकात्म। ये होती है कैपिलैरिटी। सरफेस टेंशन को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव, पृष्ठ या तल तनाव। ठीक है, हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कोशिश करिएगा आप इंग्लिश वर्ड ज्यादा से ज्यादा यूज करें। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिलैरिटी की। कैपिलैरिटी के लिए बोला गया है यदि हम कांच की एक पतली नली को या छड़ को, जिसमें जो मतलब होल हो जिसमें बीच में, किसी द्रव में डुबोएं तो द्रव का तल या तो नली में ऊपर चढ़ेगा या नीचे की तरफ थोड़ा धंस जाएगा। जब हम किसी कांच की पतली नली को किसी द्रव में डुबोते हैं तो उसमें द्रव का तल कुछ ऊपर हो जाता है या नीचे हो जाता है। इसी क्रिया को कैपिलैरिटी के नाम से जाना जाता है, या इसी क्रिया को केशिकात्म क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे बताया गया है कि हम एक कांच की पतली नली लेते हैं और उसको एक जल से भरे पॉट में डाल देते हैं। ठीक है, एक जल से भरे पॉट में डाल देते हैं तो होता क्या है, पानी का जो तल होता है वो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। वैसे तो पानी का तल यहाँ पे था, लेकिन नली में क्या हो जाता है, वो यहाँ तक आ जाता है, कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर उठ के। अब इसी अगर कांच की छड़ नली को हम पारे से भरी हुई, ये क्या था, वाटर, ठीक है, ये क्या है, Hg, पारा, ठीक है, इसमें अगर हम डाल दें इसी छड़ को,
तो क्या होता है, ये जो पारे का तल होता है वो कुछ इस तरीके से नीचे की ओर झुक जाता है। ठीक, वो कुछ इस तरीके से नीचे की ओर झुक जाता है। तो यही किसी पतली नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने की क्रिया को कैपिलैरिटी के नाम से जाना जाता है। अपनी भाषा में लिखना चाहें तो जब हम किसी कांच की पतली नली को किसी द्रव में डुबोते हैं, द्रव से भरे बर्तन में डुबोते हैं, तो उसमें द्रव का तल या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे गिर जाता है। इसी क्रिया को केशिकात क्रिया या कैपिलैरिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है, एक हम पानी से भरे पॉट में वही छड़ डुबोते हैं और दूसरा पारे से भरी हुई छड़ भरे हुए पॉट में हम पारे की उसको डुबो देते हैं। होता क्या है, पानी का जो तल होता है वो नली में ऊपर की ओर चढ़ता है, पारे का तल जो होता है वो नीचे की ओर चढ़ता है। तो इसी क्रिया को हम केशिकात क्रिया के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब हमारी बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन का श्यानता का नियम। ठीक है, इस न्यूटन के श्यानता के नियम से एक चीज और बता देते हैं आपको। हमने बताया था जब दो ना मिलने वाले द्रवों को आपस में मिलाया जाता है तो होता क्या है, जिस द्रव की श्यानता, जिस द्रव की विस्कोसिटी अधिक होगी वो द्रव हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, और जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वो हमेशा ऊपर रहेगा। एक ये पॉइंट हो गया। एक ये, जिस द्रव की विस्कोसिटी अधिक होगी वो हमेशा नीचे रहेगा। जैसे अगर हम बात कर लें, यहां पे अगर ये है Hg पारा और दूसरे बर्तन है हमारे पास पानी भरा है, वाटर। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, एक नए बर्तन में इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो पारा हमेशा जिसकी विस्कोसिटी अधिक होती है नीचे रहेगा और पानी हमेशा इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब आते हैं न्यूटन्स के विस्कोसिटी नियम पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ में एक बीच में टर्म आता है, तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं स्ट्रेस या प्रतिबल। इसको टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये होता क्या है, प्रति एकांक एरिया, मतलब प्रति एक वर्ग मीटर पर लगने वाला, मीटर एरिया पे लगने वाला फोर्स आपका प्रतिबल कहलाता है। मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ये टर्म आएगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस या स्ट्रेस, शियर या शियर स्ट्रेस या केवल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये होता है, ये टर्म आगे आएगा, इसलिए हमने अभी यहीं पे बता दिया है। अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन ने एक प्रयोग किया, उसमें क्या प्रयोग किया कि उन्होंने दो प्लेट ली। ठीक है, नीचे वाली प्लेट को उन्होंने फिक्स कर दिया और इन दोनों प्लेटों के बीच में एक छोटा सा गैप रखा। इस गैप को उन्होंने y से डिनोट कर दिया। इन दोनों के बीच में जो गैप था उन्होंने एक लिक्विड भर दिया उसमें। अगर हम बात कर लें तो पानी भी मान सकते हैं। ठीक है, उन्होंने इस गैप में लिक्विड भर दिया। ठीक, इस गैप में उन्होंने लिक्विड भर दिया। अब लिक्विड भरने के बाद क्या किया, उन्होंने ऊपर वाली प्लेट पर F फोर्स लगाया। ठीक है, इस दिशा में
एफ फोर्स लगाने के बाद अगर हम बात करें यहां से दोनों प्लेटों यहां तक लिक्विड भरा था, ठीक है, दोनों प्लेटों की ऊपर से जब इन्होंने एफ प्लेट और जो प्लेट है इसका जो एरिया है वो ए मान के चला, ठीक है, कि इस प्लेट का एरिया ए था और ऊपर वाली प्लेट पे हमने एफ फोर्स लगाया तो प्लेट आगे की तरफ यू वेलोसिटी से यू वेग से आगे की तरफ ड्रैग मतलब सरकना स्टार्ट हो गई। तो न्यूटन ने ये देखा कि इस प्लेट के पास वाली जो तल की सतह थी वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ती है, ठीक है, वो यहां तक आगे बढ़ती है, उससे नीचे वाली थोड़ी कम बढ़ती है, उससे नीचे वाली थोड़ी और कम बढ़ती है, उससे नीचे वाली थोड़ी और कम बढ़ती है, उससे नीचे वाली थोड़ी और कम बढ़ती है। मतलब इन्होंने देखा कि जो हमने बताया था श्यानता विस्कोसिटी कि कण एक दूसरे के आगे बढ़ने का विरोध करते हैं, जिसको अगर ठोसों में बात करें तो घर्षण के नाम से जाना जाता है। और जो लेयर या जो परत लिक्विड की नीचे वाली दीवार से चिपकी हुई थी उन्होंने देखा उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है बल लगाने से, वो वहीं पे अपनी जगह पे उसके पार्टिकल बड़े बने हुए हैं। मतलब एक जो पार्टिकल यहाँ था सबसे ऊपर वाली लेयर प्लेट के साथ, वो यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचा, उससे नीचे वाली लेयर का यहाँ तक आया, उससे नीचे वाली लेयर का एक पार्टिकल यहाँ तक आ पाया। मतलब सब थोड़े थोड़े पीछे रहे, किसकी वजह से? विस्कोसिटी जो था, कण एक दूसरे के फिसलने की गति का विरोध करते हैं। तो जब ये चली तो इसके साथ में ये लेयर चली तो इसकी परत ने विरोध किया, लेकिन ज्यादा विरोध नहीं कर पाई, ये भी थोड़ी दूर तक खिसक गई, ठीक है। फिर इसके नीचे वाली ने इसका विरोध किया, भैया तुम क्यों जा रहे हो यार, तुम तो रुको, तुम विरोध करने में, तुम बोला भैया वो ज्यादा फोर्स लग रहा है, हम नहीं झेल पा रहे हैं, तो बोले रुको हम भी आते हैं, इन्होंने भी लगाया, ये भी आगे क्यों उठ रहे। तो इसी प्रकार नीचे वाली बोला अरे रुको हम हैं यार, हम तो फिक्स है नीचे, हम सबको रोक लेंगे। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम उन्हें मिला। ये रेखा एकदम लीनियर होगी, ठीक है, सीधी। ये अब उन्होंने जब इन पे अब इनको डेरिवेट किया जब, तो उन्होंने देखा क्या, ये जो लगने वाला फोर्स, हमने जो फोर्स लगाया था ये जो प्लेट का एरिया था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनली था, और जिस वेग से प्लेट आगे की ओर ड्रैग हुई थी, आगे की ओर सरकी थी, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था। मतलब अगर हम इसको सरकाएं, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो एरिया जो ना उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा, ठीक है, और ये जब ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो यू भी मतलब वेग भी, इसका वेलोसिटी जो होगी वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन उन्होंने देखा कि जो ये दोनों प्लेटों के बीच गैप था उसके ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, मतलब व्युत्क्रमानुपाती था, व्युत्क्रमानुपाती था। अब इन्होंने क्या किया, इसी को डायरेक्टली सबको एक में जोड़कर लिख दिया। अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, अगर हम बात करें तो लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को अगर एक ही साथ लिख दिया जाए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A U 1/y, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें प्रोपोर्शनली का चिन्ह हटाना था, तो हमने क्या किया, F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ गया म्यू A U, कैपिटल यू रखना, ये कैपिटल यू है वरना स्मॉल समझ जाओ, ठीक है, तुम लोग कैपिटल ही बनाते हैं वरना वी समझने लगो तुम लोग, ठीक है। तो A U 1/y। अब न्यूटन ने ये बोल दिया भैया ये जो कांस्टेंट था ये श्यानता गुणांक है, म्यू इज इक्वल टू श्यानता गुणांक, ठीक है, मतलब ये विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, विस्कोसिटी क्या है। अब जब इसको यहीं से इन्होंने आगे बढ़ाया तो इन्होंने क्या किया, F इज इक्वल टू म्यू A U 1/y, इन्होंने क्या किया, A को इधर ले आए डेरिवेट करने के लिए, म्यू U
ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, टाइम के सापेक्ष इसका डेरिवेशन कर दिया, ठीक है, अवकलन जिसको बोलते हैं, अवकलन कर दिया। तो हमने बताया कि जो F/A था, अभी मैंने इसको शुरू करने से पहले हमने बताया था जो शियर स्ट्रेस था, कर्तन प्रतिबल, वो क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, इसको हम डिनोट कर रहे थे टाउ से। वही चीज यहां थी, तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया टाउ इज इक्वल टू म्यू यू 1/y। इन्होंने डेरिवेट कर दिया कि टाइम के सापेक्ष दूरी रहेगी, तो इन्होंने क्या कर दिया, टाउ इज इक्वल टू म्यू यू dt अपॉन dy। ये जो था न्यूटन ने एट लास्ट निष्कर्ष निकाला था। एक सॉरी u के सापेक्ष हुआ था, जो वेलोसिटी थी उसके सापेक्ष हो रहा है, तो ये हो गया du अपॉन dy। ठीक है, u के सापेक्ष कर दिया तो ये आ गया म्यू du अपॉन dy। यही एट लीस्ट उनका निकला था फार्मूला, तो ये हो गया एट लास्ट। इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में ज्यादातर आता है। तो हुआ क्या था, एक बार फिर से समझ लो। न्यूटन ने देखा, उन्होंने दो प्लेटें ली, दोनों प्लेटों के बीच एक छोटा सा गैप रखा, बीच में लिक्विड भर दिया। अब हमने क्या किया, इस वाली प्लेट को नीचे वाली को कर दिया फिक्स, ऊपर वाली पे हमने F फोर्स लगाया, तो ये वाली प्लेट F बल लगने के कारण u वेलोसिटी से आगे की ओर ड्रैग हुई। जब ड्रैग हुई तो उन्होंने देखा जो पानी की जो लेयर थी या लिक्विड की जो लेयर थी सबसे पास वाली, उसका जो एक पार्टिकल यहाँ था उस इसके साथ सबसे ज्यादा दूर तक जाता है, उसके नीचे वाला विस्कोसिटी के कारण थोड़ा कम दूर जाता है, और लास्ट वाला जो पार्टिकल था इस वाली फिक्स वाली प्लेट के साथ लगा हुआ, वो अपनी जगह स्टेबल रहता है। तो उन्होंने जो डायग्राम पाया वो कुछ इस तरीके से पाया, कण कैसे मोशन करे हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब इन्होंने जब देखा, इसको निकाला, तो उन्होंने देखा जो फोर्स लग रहा था वो प्लेट के एरिया और प्लेट जिस वेलोसिटी से मूव हुई थी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, मतलब अनुक्रमानुपाती थी, और बीच में जो दोनों के गैप था उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती था। तो हमने लिख दिया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y के। ठीक है, तो हमने इक्वेशन का नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। अब मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से तीनों को एक साथ हमने रिप्रेजेंट किया, तो F इज प्रोपोर्शनल टू A U 1/y के। F, अब हमने जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो सबने पढ़ा होगा मैथ में कि जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो न्यूटन ने उस कांस्टेंट को नाम दे दिया म्यू। ये इसको बता दिया, ये क्या है, ये विस्कोसिटी गुणांक, श्यानता गुणांक था, तो म्यू A U अपॉन dy। इसको हमने u के सापेक्ष डिराइव कर अवकलन किया जब, तो यहां से आते हैं तो म्यू du अपॉन dy, एटलीस्ट ये प्रूव करना था। तो इसी के इसके साथ आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। एक बार और बोलना है, ज्यादा से ज्यादा व्यू करिए, सब्सक्राइबर आप व्यू करिए ज्यादा से ज्यादा, कम से कम जितने लोग जुड़े हैं वो लोग वीडियो को देखें। नहीं पसंद आ रहा आप डिसलाइक करिए, मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट करूंगा। हो सकता है यूट्यूब, अभी तक मैं डायरेक्टली क्लास लेता रहा हूँ क्लास में, हो सकता है यूट्यूब पे आ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, कहीं थोड़ी बहुत आप लोग हम लोगों के बीच में गैप हो रहा हो, कम्युनिकेशन गैप जिसको बोलते हैं। तो अगर है आप डिसलाइक